मेरा नाम गीता है। मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ी दोनों बेटियां और एक बेटा बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई तो वह बहुत ही काली और बदसूरत थी। उसकी परवरिश भी मैंने एक नौकरानी से करवाई थी। मेरी छोटी बेटी जब बहुत छोटी थी तब वो सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वो अकेले ही काफी देर तक रोती रही। जब रो रो कर थक गई तो खुद ही उठकर खड़ी हुई और आंसू पोंछती हुई अंदर कमरे में चली गई। मैं ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। मेरे दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि यह भी तो मेरी बच्ची ही है, इसे भी तो मैंने ही जन्म दिया है। एक माँ होते हुए भी ऐसे अनजान बनी रही। समय गुजरता गया, मेरे सारे बच्चे जवान हो गए। दोनों बेटियां इतनी खूबसूरत हैं कि कम उम्र में ही उनके रिश्ते आने शुरू हो गए थे और फिर एक एक करके दोनों की शादी हो गई, सिवाय मेरी बदसूरत बेटी के और मेरे एक बेटे के। मेरी दोनों बेटियां अपने अपने घरों में राज कर रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी छोटी बेटी गुनगुन की फिक्र थी। आजकल लोगों की पसंद बहुत हाई फाई हो गई है। उन्हें बस गोरी चिट्टी लड़की ही चाहिए होती है। एक दिन मेरे मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई और कहने लगी कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अगर तुम लोग करना चाहो तो मैं उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगी। लेकिन लड़का जो है वो अपाहिज है, लेकिन उसका बाप अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। लड़के को पैसा कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं भला क्यों इनकार करती। मैंने उस रिश्ते करवाने वाली से कहा ठीक है, बुला लो। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर आ गए। लड़का भी साथ था। वो बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लड़का था। बस एक कमी थी कि एक टांग से अपाहिज था। हमें तो लड़का बहुत ही पसंद आया, लेकिन दिल में वही डर था कि कहीं ये भी और रिश्तों की तरह इनकार करके ना चले जाएं। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मेरी बेटी उन लोगों के सामने आई तो वह गुस्से से एकदम खड़े हो गए। लड़का अपनी बैसाखियों के सहारे उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या मेरे लिए आप लोगों के पास यही बदसूरत लड़की रह गई थी? हम सब बड़े ही परेशान हुए। मैं बीपी की मरीज बनकर रह गई। मेरे पति तो कहते कि अगर शादी नहीं भी होगी तो क्या समस्या है, कुछ लड़कियां तो खुद ही शादी नहीं करती, तो क्या उनका कोई फ्यूचर नहीं होता? मैं अपने पति को बस देखती रह जाती। वे अखबार पढ़ने में इतना बिजी हो जाते कि मैं उनसे दोबारा बात ही नहीं करती थी। मेरी बदसूरत बेटी, जिससे मैं बहुत ही नफरत करती थी, वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मम्मी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने बस 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन इसने तो बीए भी कर लिया था। लेकिन अब फिर से अपने बाप के सामने खड़ी थी कि मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दी जाए, लेकिन मैंने पूरी तरह से मना कर दिया था। तो वो मायूसी में सर झुकाए अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ आजकल मेरे बेटे पवन पर विदेश जाने का भूत चढ़ा हुआ था। पवन अपनी दादी का बेहद लाडला था, इसलिए दादी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे एक ही मिनट में अनुमति दे दी। तब मैंने खूब शोर मचाया, लेकिन मेरे शोर मचाने से क्या होता है। उसने जल्दी से सारी तैयारियां की और फिर मेरा प्यारा बेटा 1 हफ्ते के अंदर ही अमेरिका चला गया। मैं उसकी जुदाई में बहुत ही बीमार रहने लगी थी। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। तब गुनगुन ने मेरी बहुत ही सेवा की थी, लेकिन मैंने उसे मुंह नहीं लगाया। कुछ दिनों में मेरी तबीयत कुछ सही हुई तो मैंने अपनी सास से कहा कि अम्मा, आप ही कोई तरकीब बताएं जिससे कि मैं गुनगुन से अपनी जान छुड़ा सकूं। मेरी सास ने एकदम मुझसे कहा कि बहू, इतनी नफरत ठीक नहीं होती। मैंने अपनी सास की आंखों में बहुत ही उदासी देखी तो मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप एकदम से इतनी ज्यादा उदास क्यों हो जाती हैं? लेकिन वह मेरी बात का जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बढ़ गई। बस इतना कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मेरा दिल बड़े ही जोरों से धड़क उठा था। भला ऐसा भी क्या बुरा होने वाला है? मेरे कई बार पूछने पर भी वह कुछ भी ना बताती। बस खामोशी का चोला पहने कई दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। मैं अक्सर एक बात नोट करती थी कि मेरी सास जब भी कमरे में जाती तो वह एक संदूक खोलकर बैठ जाती थी और फिर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। फिर आसपास देखती और उस संदूक को धीरे धीरे खोलते हुए उसमें से एक बड़ा सा पैकेट निकालती और फिर उसको चूमना शुरू कर देती।
मैंने कई बार देखने की कोशिश भी की और अपने पति से भी पूछा, तो वो मुझे टाल देते, कोई और ही बात लेकर बैठ जाते थे। मेरी दो बड़ी नंदे भी थी जो कि दूसरे शहरों में रहती थी। वे काफी दिन बाद घर का चक्कर लगाया करती थी। इस बार जब मेरी सास की हालत खराब थी तो मैंने अपने पति को कहकर अपनी दोनों नंदों को अपने यहाँ बुलवा लिया। जिस रात दोनों ननद मेरे घर आई, मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्हें हार्ट अटैक आया। फिर वे हमें रोता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यह सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि मैं तो काफी दिनों तक इस सदमे से बाहर ही नहीं निकली थी। मरने से ठीक पहले उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने भी उसे आज तक सुख देने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे उनकी यह बात कुछ समझ नहीं आई। आखिर वो किसे सुख देने की बात कर रहे थे। मेरी दोनों नंदे हर वक्त अम्मा के पास ही बैठी रहती। जब मेरी सास की तबीयत खराब हुई तो मेरी दोनों नंदे अपनी अम्मा को एक ही बात कहती कि आपने एक बार फिर से अतीत को गले लगा लिया है, इसीलिए तो आपकी तबीयत इतनी खराब हो रही है। मेरी सास ने अपने बेटे की मौत का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया था, लेकिन उनका वह संदूक उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी। मैं कभी कभी सोचती और परेशान हो जाती कि आखिर ऐसा क्या राज है जो मुझे नहीं पता है। मेरे पति किसको सुख देने की बात कर रहे थे और मेरी सास का अतीत क्या है। अतीत में ऐसा क्या हुआ था। मैं बहुत सोचती रहती इस बात को लेकर, लेकिन मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता था। मेरे पति को मरे काफी समय हो गया था। मेरी नंदे अभी मेरे घर पर ही थी। आज शाम को रिश्ते कराने वाली घर में आई तो कहने लगी, दीदी, ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि आप दंग रह जाएंगी। मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। सब कुछ मेरी बड़ी ननद ने ही तय किया। कहने लगी कि वह लोग कल आएंगे। दूसरे दिन लड़के की माँ नहीं आई क्योंकि वो बीमार रहती है। सिर्फ लड़का और उसके साथ उसकी एक बुआ आई थी। जैसे ही मेरी बदसूरत बेटी गुनगुन उनके सामने आई तो लड़के ने उठकर उसका स्वागत किया और उसे एक ही नजर में पसंद कर लिया। मैं तो एकदम हैरान रह गई थी। खैर, हम लोग भी उनके घर गए। मेरी होने वाली बेटी की सास मेरे सामने कुछ ही देर के लिए आई, लेकिन वह पूरी तरह खुद को छुपाकर कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने खुद को छुपा कर रखा हुआ है कि कहीं मेरी बीमारी किसी और को न लग जाए। हम लोग बहुत ही हैरान हो रहे थे कि इस तरह के अमीर घर में मेरी बेटी ब्याह कर जा रही है। लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए 1 महीने के अंदर ही मैंने उसकी शादी कर दी। मेरी काली कलूटी और बदसूरत बेटी के लिए ऐसा रिश्ता भगवान की बहुत बड़ी कृपा से कम नहीं था। हमने उसकी शादी की और फिर कभी भी पलट कर उसकी खबर नहीं ली। अब तो मुझे बस अपने बेटे की शादी करनी थी, जैसा कि हर माँ की इच्छा होती है कि वो जल्दी से जल्दी अपने बेटे की शादी करे। लेकिन अभी तक मेरा बेटा विदेश से वापस नहीं लौटा था। मेरी सास अपने कमरे में रहती थी और मैं पूरे घर में इधर से उधर घूमती रहती थी। मेरी बड़ी बेटी अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका जा रही थी। अभी उसकी फ्लाइट में कुछ समय था कि वो मुझे फोन करके कहने लगी कि माँ, मैंने सड़क पर एक आदमी को चलते हुए देखा है। वो हूबहू पवन जैसा था। पहले तो मैं यही समझी कि कोई और होगा, लेकिन जब मेरे बच्चे मामा मामा कहकर पुकारने लगे तो फिर मैंने भी ध्यान दिया। वो सच में पवन ही था। लेकिन यह कैसे मुमकिन था, क्योंकि पवन तो अमेरिका में है। जैसे ही मैंने ये सब कुछ सुना तो मैंने फौरन अपनी सास को बताया, तो वो कहने लगी कि उसका वहम होगा। मेरी बेटी कहने लगी कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने खुद पवन को एक लड़की के साथ देखा था, और सबसे बड़ी बात, उस लड़की ने छोटे से बच्चे को भी उठाया हुआ था। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ अमेरिका में पहुंच गए। एक होटल में कमरा बुक कराया। मेरे दामाद ने पवन को फोन किया तो उसने बताया कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, कुछ ही देर में वापस आकर आपसे मिलता हूँ। अब मेरी बेटी को भी कुछ सुकून हो चुका था कि उसका भाई अमेरिका में ही है। लेकिन मैंने गौर किया तो महसूस हुआ कि सच में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी का फिर से कॉल आया। कहने लगी कि मम्मी, मैंने आज ही पवन को एक लड़की के साथ फिर से देखा। वे दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। लेकिन मम्मी, उनके साथ जो लड़की थी वो बहुत ही बदसूरत थी और भाई उसके साथ इस कदर खुश थे
कि जैसे उनकी पत्नी हो। मैं बोली, क्या कह रही हो तुम? पवन शादी के नाम से इतना चिढ़ता क्यों है? कहीं उसने सच में लड़की पसंद तो नहीं कर ली है? एक दिन यही सब बातें करने के लिए मैं अपनी सास के कमरे में गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होने लगी, मेरे कदम वहीं पर थम गए थे। मेरी सास किसी से फोन पर बातें कर रही थी कि तुम वापस आ जाओ, बस एक बार मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। 45 साल बीत गए हैं तुम्हारी सूरत को देखे हुए, सिर्फ एक बार मुझसे आकर मिल जाओ, बस एक बार। और मेरी सास की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह बार बार रुमाल से अपनी आंखें साफ कर रही थी। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई। आखिर वो किसे बुला रही थी? मुझसे अब और ज्यादा सहन नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे के अंदर गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो फोन को एक तरफ रख दिया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? मैंने अचानक ही पूछा तो कहने लगी कि बस पवन की याद आ रही है। कब से गया हुआ है और पलट कर भी नहीं देखा। उसे परवाह ही नहीं है कि उसकी दादी किस कदर उदास रहती हैं उसके बिना। अम्मा जी, मैं भी तो यही बात करने आई थी कि आप ही पवन को वापस बुलाएं और उसे समझाएं कि अब उसको शादी कर लेनी चाहिए। मेरी सास कहने लगी, हाँ, मैं उसे मनाऊंगी, वो जल्दी ही वापस आए। उसी शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक पागल सा लड़का खड़ा हुआ था और मुझे देखकर बोला, तुम तो मजे की जिंदगी बसर कर रही हो और बहुत खुश हो। अपनी बदसूरत बेटी की एक ऊंचे घराने और बेहद खूबसूरत लड़के के साथ शादी कर दी है, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? अरे जाकर अपनी बेटी की खबर ले लो कि वो किन हालातों से गुजर रही है। अगर तूने अभी उसकी खबर ना ली तो भगवान तेरे ऊपर कहर बरसाएगा। तू सारी जिंदगी माफी मांगती रहेगी, मगर तुझे माफी नहीं मिलेगी। सारी जिंदगी बेटी पर किए जाने वाले जुल्मों सितम की वजह से भगवान का डर मेरे दिमाग पर सवार हो गया था। मुझे अच्छे से पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैंने सुबह होते ही सोच लिया कि आज गुनगुन के पास जरूर जाऊंगी। मैंने अम्मा को कहा कि आप भी साथ चलें। अचानक मेरी दोनों बड़ी बेटियां घर में दाखिल हुई। मेरी अमेरिका वाली बेटी भी वापस आ चुकी थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि यह क्यों आई है, क्योंकि घर में तो कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं था। वह दोनों मेरे पास आई। बड़ी बेटी जो कि अमेरिका गई हुई थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही थी और फिर कुछ देर बाद कहने लगी कि मम्मी, पवन ने अमेरिका में शादी कर ली है। उसने हम सब से यह बात छुपाई है। मैं हैरानी से उसका चेहरा देख रही थी। बहुत देर बाद बोली कि बेटा, तुम अपने भाई पर यह इल्जाम क्यों लगा रही हो? अभी कल ही रात को तो मेरी उससे बात हुई है और वो कह रहा है कि जल्दी ही इंडिया हमेशा के लिए वापस आ रहा है। मेरी बेटी मेरे मुंह की तरफ देखती जा रही थी और फिर उसने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी, मम्मी, आप माने या ना माने, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उसने शादी कर रखी है। मैंने अपनी बेटी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि आज तो मुझे गुनगुन के घर जाना है, बहुत जरूरी काम है, तुमसे वापस आकर बात करती हूँ। मैं और मेरी सास गाड़ी में बैठे। अम्मा हमेशा की तरह आज भी बिल्कुल बोल नहीं रही थी, बल्कि पूरे रास्ते खामोश रही। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद हम लोग गुनगुन के घर के सामने पहुंच चुके थे। अम्मा जी पहली बार पोती के ससुराल में आई हुई थी। ऐसी शानो शौकत वाला बंगला हमारे पूरे खानदान में किसी का भी नहीं था। हम दोनों को नौकर ने बताया कि घर में इस समय सिर्फ छोटी मालकिन है, बाकी लोग कुछ देर के बाद आएंगे। मैंने कहा कि हम इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा अंदर की चमक दमक में ही खो गई। हमारी बदसूरत सी बेटी के ऐसे नसीब भी हो सकते हैं, हम लोगों ने सोचा नहीं था। हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे कि अचानक अम्मा की नज़र दाएं तरफ वाली दीवार पर लगी एक औरत की फोटो पर जाकर रुक गई थी। उसे देखते ही अम्मा के चेहरे के रंग बदलने लगे थे। वो कहने लगी कि जल्दी से घर चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तभी अंदर कमरे से एक औरत बाहर निकली, लेकिन वे पूरी तरह चादर में ढकी हुई थी। उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। अम्मा जैसे तैसे खुद को संभाले हुए बैठी थी। उस औरत ने अपनी बहू को आवाज दी तो मेरी बेटी किसी रानी की तरह कमरे में दाखिल हुई थी। उसका रहन सहन देखकर दंग रह गई। वो तो कहीं से भी नहीं लग रही थी कि मेरी वही बदसूरत बेटी है
जिससे मैं इतनी नफरत करती थी, आज तो उसके चेहरे पर अनोखी ही चमक थी, बहुत सुंदर लग रही थी। अम्मा जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन चादर में छुपी हुई औरत बोली कि अम्मा को इतनी जल्दी भी क्या है, आप बैठें, कुछ देर में सारे लोग आ जाएंगे, सबसे मिलकर ही जाना। फिर वो औरत कहने लगी कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हीरे जैसी बहू दी, ये बहुत ही अच्छी है, इसने तो हमारे घर में आकर हमारे घर को चार चांद लगा दिए हैं। उस औरत की बात सुनकर मैं सर में से पानी पानी हो रही थी। क्या मैं सच में गुनगुन की माँ हूँ, जिसने कभी उसे प्यार से गले लगाया ही नहीं। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे से एक लड़की अंदर दाखिल हुई। लड़की की गोद में बच्चा भी था, जो बहुत काला और बदसूरत था, लेकिन उसको देखते ही नकाबपोश औरत ने उसे गोद में लेते हुए उसे प्यार करने लगी। मैंने तो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था कि भला ऐसे बच्चे को कौन प्यार करता है। औरत मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर वो एकदम उठी और बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं ऐसे उछली जैसे सांप मेरी गोद में गिर गया हो। वो बोली, अरे क्या हुआ, अपने खून से कौन दूर भागता है। मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि मेरी बेटी 3 महीने में ही कैसे माँ बन सकती है। लेकिन मेरी बेटी की सास कहने लगी कि नानी बनने के लिए तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप दादी बन चुकी हैं। उस औरत की बात सुनकर मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, यह आपका ही खून है, मतलब कि आपका पोता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पवन मेरे पीछे खड़ा था, और जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं आगे बढ़ी और उससे पूछा कि तुम्हें यही मुंह काला करना था। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, उस औरत ने अपने चेहरे पर पड़ी चादर हटा दी। मेरी सास उसे देखकर एकदम से दंग रह गई। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। मैं बोली, अम्मा जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे भी तो कुछ बताएं। मेरी सास ने जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो जाने अनजाने अपनी सास के ही नक्शे कदम पर चल रही थी, बल्कि मैं तो अपनी सास से भी गई गुजरी थी। मेरी सास ने बताया कि उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे। उनके घर में काम करने वाला एक नौकर था, जिसकी पत्नी बच्चे के पैदा होने पर मर गई थी। उसने अपनी छोटी सी बच्ची को अपने सीने से लगाकर पाला था, लेकिन वह बच्ची बहुत ही काली और बदसूरत थी। एक दिन रामू ज्यादा ही बीमार पड़ गया। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब उसने अपनी 7 साल की मासूम बच्ची संतो को मेरे ससुर के हवाले करते हुए कहा था कि मेरी इस बच्ची का आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बाद इस बच्ची का ख्याल रखना, भगवान आपको इसका फल जरूर देगा। मेरे ससुर ने अपने नौकर की बच्ची को गले से लगा लिया और रामू को विश्वास दिलाया था कि मैं संतो को अपनी बच्ची की तरह पालूंगा। लेकिन मेरी सास को संतो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही काली थी। जब मेरी सास के बच्चों के साथ संतो खेलती तो वो अलग ही दिखाई देती थी। मेरी सास को मजबूरन संतो को अपनी ही बच्ची बताना पड़ता था, क्योंकि मेरे ससुर ने सख्ती से कह रखा था कि संतो आज से हमारी ही बच्ची है। फिर उन्होंने एक दिन एक भिखारन की गोद में संतो को डाल दिया, साथ ही ढेर सारे रुपए भी डाल दिए और कहा कि इसे अपने साथ ले जाओ। जब मेरे ससुर को यह बात पता चली तो उन्हें सदमा लगा। उन्होंने मरते हुए रामू से वादा किया था कि वे इस बच्ची का ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरी सास ने उनका यह मान तोड़ दिया। मेरे ससुर गुस्से से वो घर छोड़कर चले गए और आज तक लौट कर वापस नहीं आए। मेरी सास ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की और उनकी शादियां की, लेकिन मेरी सास को बाद में बहुत एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत किया था। उन्होंने अपने पति को खो दिया था। अब रोज रो रो कर अपने पति से माफी मांगती और उनके लौट आने की दुआएं करती। और आज जब मेरी सास ने गुनगुन की सास को देखा तो इसीलिए वो दंग रह गई थी, क्योंकि गुनगुन की सास संतो ही थी। मेरी सास ने जब ये कहानी सुनाई तो हम सब अपनी जगह हैरत से मुंह खोले अपनी सास की यह कहानी सुन रहे थे। गुनगुन की सास आगे बढ़ी और वो मेरी सास से बोली, माँ जी, आपने मुझे जिस भिखारिन को दिया था, उसने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला। भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी चमकाई कि आपके दिए हुए पैसों से उन लोगों ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और वो बाद में बहुत ही ज्यादा फला फूला। मेरी शादी हुई और फिर मेरे 2 बच्चे हुए। बेटा तो बहुत ही खूबसूरत था,
लेकिन बेटी सांवले रंग की थी, लेकिन फिर भी मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी थी। बच्चे चाहे काले हो या गोरे, अपने माँ बाप की जान होते हैं। मेरी बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसमें आपका पोता पवन भी पढ़ता था, और वो मेरी बेटी से मोहब्बत कर बैठा। उन दोनों की शादी को काफी समय हो चुका है और उनका एक बेटा भी है। और जब पवन ने मुझे बताया कि उसकी एक बहन है और उसके रंग रूप की वजह से उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती है, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने पवन से उसकी बहन की फोटो मांगी। उसने पूरी फैमिली फोटो दिखाया, जिसमें मैंने सब लोगों को देखा तो पवन की दादी को पहचान लिया था। मैंने उसी समय फैसला किया कि मैं अपने बेटे से पवन की बहन की शादी करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को अतीत फिर से दोहराया जाए और पता नहीं गुनगुन से पीछा छुड़ाने के लिए उसे किसके पल्ले बांध दिया जाए। मेरी सास तो गुनगुन की सास के कदमों में गिर गई थी। कहने लगी, संतो, मुझे माफ कर दो। एक तुम ही हो जो मेरे पति को वापस बुला सकती हो। आज 45 साल गुजर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। संतों ने मेरी सास को गले लगा लिया। मेरे ससुर वापस आ चुके थे। गुनगुन अपने परिवार में खुश थी और मेरा बेटा पवन अपनी पत्नी के साथ खुश था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मैं उस पागल के बारे में याद करती हूँ जिसने मुझे एहसास दिलाया था कि जाकर अपनी बेटी की खैर खबर ले लो। हो न हो, वो भगवान के द्वारा भेजा गया कोई दूत था जिसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराना था और मेरी सास को भी माफी का मौका देना था। तभी तो भगवान ने यह लीला रचाई थी और पागल के वेश में अपना एक दूत मेरे दरवाजे पर भेजा था। मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।